पाठ 2 वारिस कौन। नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम निम्नलिखित चीज़ें सीखेंगे। वारिस कौन पाठ से क्या सीख मिलती है, पाठ में आए कुछ नए शब्द, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, पाठ पर आधारित प्रश्न। आज हम वारिस कौन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचयिता हैं श्रीमती विभा रानी। आपका जन्म सन 1949 मधुबनी में हुआ। अब बहुआयामी प्रतिमा की धनी होते हुए हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन भी किया है। आपने समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत रचे हैं। आप लोक साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से विभा रानी कहती है कि उत्तम फल की प्राप्ति के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही जीवन में सफल होंगे। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, समर्थ CAN, बिल टेलर की डायरी आदि। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जिसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि उन चारों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगी उसी को राजपाट सौंप देंगे, किंतु इसका फैसला कैसे होगा ये सोचने लगे। सोच विचार कर उन्हें एक उपाय मिला। उन्होंने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे अपने पास रखो और 5 साल बाद मैं जब मांगूं तब मुझे वापस कर देना। चारों बहनें गेहूं के दाने लेकर अपने अपने कमरे में लौट गईं। बड़ी बेटी ने सोचा कि पिताजी को 5 साल बाद कहाँ याद रहेगा, और यदि याद आकर मांग भी लिया तो भंडार से लाकर दे दूंगी। ऐसा सोचकर उसने दाने बाहर फेंक दिए। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर मखमल की थैली में बंद कर सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। जब 5 साल बाद देना होगा तो दे दूंगी, ऐसा सोचा। तीसरी बहन बस सोचती रही कि क्या करूं। चौथी बहन सबसे छोटी तो थी ही साथ साथ शरारती भी थी। उसको गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे, इसलिए उन्हें भूनकर खा लिया और खेल में मग्न हो गई। तीसरी बहन सोच रही थी कि पिताजी ने उन्हें वे दाने यूं ही नहीं दिए होंगे, उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी दानों को सहेज कर रखने का सोचा, किंतु ऐसा किया नहीं। 2-3 दिन सोच विचार कर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में उन्हें बो दिया। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार होकर दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उनके पास ढेर सारे गेहूं तैयार हो गए। 5 साल बाद राजा ने उन चारों बहनों को बुलाया और उन गेहूं के दानों के बारे में पूछा। बड़ी राजकुमारी भंडार घर से गेहूं के दाने ले आई और जब राजा ने पूछा कि क्या वे वही दाने हैं, तो पहले तो उसने हाँ कर दी, पर राजा ने कड़क कर पूछने पर उसने सच बात बता दी। राजा ने जब दूसरी राजकुमारी से पूछा तो उसने चांदी की डिब्बी से दाने निकाले तो दाने सड़ चुके थे। तब तीसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा तो उसने कहा, मैं अभी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ यहाँ से दूर चलना पड़ेगा, तो हम कल वहाँ चलेंगे। जब चौथी बेटी से पूछा तो उसने कहा कि उसने उन दानों को भूनकर खा लिया। राजा उन सबके जवाबों से निराश हो गए। अब उन्हें केवल तीसरी बेटी के जवाब का इंतजार था। अगले दिन तीसरी राजकुमारी राजा को अपना जवाब देने के लिए रथ में ले गई। रथ महल पार करके खेत की तरफ बढ़ा। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुका। राजा ने देखा कि सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थीं और राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही थी। राजा हैरान रह गया। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपने जो 100 दाने दिए थे वे आज लाखों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ और तुम ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी हो। आज के पाठ से क्या सीख मिलती है हमें? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमें छोटे से छोटा काम ही क्यों न सौंपा गया हो, हमेशा बुद्धि का उच्चतम प्रयोग कर उस कार्य को सिद्ध करना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्द सीखेंगे।
उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। सही क्रम कुछ इस प्रकार हैं। पाठ पर आधारित प्रश्न का जवाब दो। जवाब कुछ इस प्रकार हैं। बड़ी राजकुमारी ने गेहूं खिड़की से बाहर फेंक दिए। दूसरी राजकुमारी ने चांदी की डिब्बी में सहेज कर रखे। तीसरी राजकुमारी ने उन दानों को खेत में बो दिए। चौथी राजकुमारी ने उन दानों को भूनकर खा लिया। तो बच्चों, आज ये बुद्धिमत्ता की कहानी सुनकर आप सबको खूब मज़ा आया होगा। इस पाठ का संदेश हमेशा याद रखना और अपने जीवन में भी इसे अमल करना। मिलते हैं अगली कक्षा में।